हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डबल ए एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम अनुच्छेद से कुछ बचे हुए पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और आज पार्ट 3 में पूरा अनुच्छेद ख़त्म हो जाएगा। लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आज लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो 214 से पहले हम पढ़ा चुके हैं, आज हम 214 से शुरू करेंगे। ये ख़त्म होने के बाद हम आपको मौलिक अधिकार एक वीडियो में आएगा, एक वीडियो में राज्य के नीति निर्देश तत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप अब आगे बढ़ते हैं बिना कुछ बोले हुए। आज 214 से पढ़ेंगे। 214 से अनुच्छेद 214 से 231 तक 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो आज जानेंगे। 214 में बोला राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 214 में बोला राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 216 में बोला उच्च न्यायालय की गठन। 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। आज 217 में जानेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्त है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, राज्य के राज्यपाल से और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सहमति से राष्ट्रपति आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करने के लिए अर्हता होना चाहिए इसका, जिसे भारत का नागरिक हो और 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम किया होगा, या किसी भी अलग अलग राज्यों पर 10 वर्षों तक वकालत का अच्छा जानकार हो। समझ गए। 19 में बोला शपथ। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, राज्य के राज्यपाल। खाली शपथ के काम है ना, राज्यों के राज्यपाल के काम है, बाकी सारा काम वो राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। जैसे में और कोई न्यायाधीश अपना त्याग पद देंगे तो राज्यपाल के देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, सिर्फ शपथ का काम होता है राज्यपाल को। अनुच्छेद 221 में उसका वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद इसमें बोला कि और न्यायाधीश 223 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आपको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जिस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा उस राज्य का राज्यपाल और राष्ट्रपति और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। समझ गया। अब बोल रहे 226 रिट निकालने के उच्च न्यायालय, जिसे में आपको सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तरह 5 प्रकार के रिट निकालते हैं। उसी तरह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट निकालते हैं। इससे आपके मौलिक अधिकार को संरक्षण के बारे में बताया गया है। जैसे 5 प्रकार का रिट हो गया, अधिकार पीछ, बंदी प्रतिष्ठिकरण, उत्प्रेषण, रिवेशन, इस सब के 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अनुच्छेद 231 कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। अनुच्छेद 231 कह रहा है 2 या 2 से राज्यों के लिए हाई कोर्ट। जैसे में अभी गोवा में हाई कोर्ट नहीं है, तो गोवा के हाई कोर्ट महाराष्ट्र उच्च न्यायालय पर है। तो उसी लिए एक हाई कोर्ट 2 भी राज्य के भी हो सकता है और 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी हाई कोर्ट हो सकता है। समझ गए। तो ये था आपको इम्पोर्टेंट कुछ उच्च न्यायालय के अनुच्छेद आर्टिकल। आप जानेंगे और इसमें और कुछ बता देते हैं। जैसे अपीलीय न्यायालय होते हैं, जैसे में किसी राज्य का सबसे अपर हो गया उच्च न्यायालय करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर कोई मामला उससे नहीं सूझ रहा है
तो वह अपना मामला हाई कोर्ट तक ले आ सकते हैं। उसी अपील के बारे में बताया गया है, समझ रहे हैं। और इसमें हाँ इम्पोर्टेंट के बारे में बताइए दिए। अब अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्र के हित के लिए विधि बनाने का शक्ति संसद को है। जैसे में कोई राज्य सूची पर है, राज्य सूची पर तो राज्य के बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ विषय में राष्ट्र हितों के लिए और उस पर बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, तो वो संसद को शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 257 कह रहा है कुछ दशा में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। जैसे में कोई राज्य संघ के बारे में कोई खिलाफ कर रहा है, तो उस स्थिति में लग रहा है कि हमारे संविधान के खिलाफ कोई राज्य काम कर रहा है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 257 के तहत कुछ दशाओं में संघ पर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। आज 262 नदी जल विवाद है, दो या दो से अधिक राज्यों का नदी जल विवाद, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करते हैं नदी जल विवादों के बारे में, समझ गए। ये परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद 200 अनुच्छेद आर्टिकल 263 अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद में क्या होता है? इस अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब समझिए, दो राज्यों का विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीचों का विवाद, उस स्थिति में एक परिषद बनाना राष्ट्रपति के द्वारा, उसी को अंतर्राज्यीय परिषद कहते हैं। इसके जांच के लिए एक परिषद बनाने, इसीलिए हमें परिषद का समझ रहे। दो राज्यों या दो से अधिक राज्य या केंद्र सरकार के बीच, केंद्र के बीच विवाद हो रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति एक परिषद बनाते हैं जांच के लिए, उसी को अंतर्राज्यीय परिषद कहते हैं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों का संचित निधि। भारत और राज्यों का संचित निधि, भारत में जितना देश में जितना भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है या राज्यों में टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वह संचित निधि में ही जमा होता है। अन्य माध्यम से या टैक्स माध्यम से, जो भी माध्यम से हो रहा है, वो भारत के संचित निधि में जमा होता है। आकस्मिक निधि 200 आर्टिकल 200 अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों का संचित निधि होगा। अनुच्छेद 267 आर्टिकल 267 इसके तो आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि वह निधि होता है जो एकाएक खर्चा होगा, जो बजट में नहीं पेश होता, बजट से अलग। जैसे बाढ़ आ गया, कोई दुर्घटना हो गया किसी कारण, जैसे में कोरोना आ गया था, एकाएक बाढ़ आ गया, उस स्थिति में पैसा खर्चा करते हैं, वो आकस्मिक निधि द्वारा खर्चा किया जाता है। 115, 116 द्वारा, 117 द्वारा इसमें बजट में पेश नहीं किया जाता है। बोला अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों का अनुदान। अनुच्छेद 275 में लगा कुछ राज्यों का संघ से अनुदान, मतलब केंद्र सरकार को जब भेजा जाता है पैसा या अगर कुछ, उस स्थिति में उसी बोला कि कुछ राज्यों को संघ के द्वारा अनुदान देना। जिससे में टैक्स कलेक्ट हुआ, वहाँ पर गया और ज़रूरत पड़ेगा राज्यों को, तो उस स्थिति में अनुदान दिया जाता है, उसी को अनुच्छेद 275 के तहत कर रहा है। समझ गए। एक बार और देखिए, 263 हो गया अंतर्राज्यीय परिषद, समझ गया। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों का संचित निधि, जो टैक्स जितना ही राज्य में या केंद्र में होता है, उस जिसमें जमा होता है उसको संचित निधि कहते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद या राज्य और केंद्र के बीचों के विवादों को राष्ट्रपति द्वारा परिषद करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद करते हैं। संसद में एकाएक खर्चा हो जाता है, एकाएक कोई आ गया, जैसे बाढ़, भूकंप या अन्य किसी चीज़, तो आकस्मिक निधि खर्चा 275 में जो केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यों का अनुदान दिया जाता है, उसके बारे में बताया गया। अब अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वित्त आयोग। इसीलिए आप लोग इसको ठीक से समझिए, इसको हम पूरा डिटेल से समझाते हैं वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया है, समझे। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग के राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो सार्वजनिक मामले में
पर्याप्त अनुभव होगा। समझ रहे हैं। सदस्यों के लिए ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखा। इसका सदस्य जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे वित्त मामले का अच्छा जानकारी हो, उसी को वित्त आयोग का सदस्य चुना जाएगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों को हिस्सेदारी को तय करना। वित्त आयोग का काम है मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का वितरण या हिस्सेदारी का तय करना। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग ही है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी न्योगी थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग एनकेसी है। इससे पहले 15वें वित्त आयोग का काल है 20 से 25 और 14वें वित्त आयोग थे वाईवी रेड्डी जो 15 से 20 थे। 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एनकेसी को ही अध्यक्षता मिली थी। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास थे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 को शुरू होकर अगले 5 वर्षों 20 से 25 हुआ गया। राज्य वित्त आयोग का गठन, इसमें राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है। तो समझ गए 280 वित्त आयोग के बारे में पूरा बता दिए। अब बोला अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार किसी बैंक किसी देश से उधार ले जाते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक IMF, इसे उधार लेते हैं तो उसको भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 292 के तहत उधार ले सकते हैं। और उन अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। समझ गए। अब वो लोन लेना या उधार लेना किसी भी देश से या वर्ल्ड बैंक या ADB बैंक या IMF। अनुच्छेद 300 क संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 में, वहाँ से हटा के 42वें संशोधन 1976 द्वारा हटा के संपत्ति को अधिकार को अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। मूल अधिकार से अधिकार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 301 कह रहा है व्यापार वाणिज्य करने के लिए देश में स्वतंत्रता। आप व्यापार कहीं भी कर सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है अनुच्छेद 301 के तहत। अनुच्छेद बोला है 312 अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 352 करा अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय में 3 गो सेवा होता है, IAS, IPS और IFS में इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होता, जैसे IAS इंडियन डिस्ट्रिब्यूटरी सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन विभाग के बारे में, पुलिस विभाग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी राज्यों के लिए जो भी हो, जैसे संघ के सिविल सेवा, राज्य के लोक सेवा के बारे में अनुच्छेद 315 तो बोल रहा है। समझ गया। मैं यूपीएससी किसी राज्य के PCS के बारे में। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयोग होते हैं। 2 निर्वाचन आयोग और एक मुख्य निर्वाचन आयोग। उसका कार्यकाल होता है एज 65 वर्षों तक या 6 वर्षों तक, जो पहले पूर जाए। समझ गए। निर्वाचन आयोग का काम होता है
लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, इस सब चुनाव कराना ये निर्वाचन आयोग का काम है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी में न्यायालय का हस्तक्षेप न करना। अनुच्छेद 329 के तहत करा अनुच्छेद 329 के निर्वाचन संबंधी में न्यायालय को हस्तक्षेप न करना। समझ गए? आप समझते हैं। 330 लोकसभा में SC/ST का आरक्षण। जैसे में लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें SC/ST का आरक्षण कुछ सीट होते हैं, उसी के बारे में 330 के तहत ये संविधान का भाग है। संविधान में कहा गया अनुच्छेद 30 के तहत लोकसभा में SC/ST का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय। 331 के तहत राष्ट्रपति दो सदस्यों को लोकसभा में चुन सकते हैं। उसी का लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय है। अब अनुच्छेद 332 करा। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC/ST के, जिसमें 330 लोकसभा में SC/ST का आरक्षण, 332 विधानसभा में SC/ST का आरक्षण। समझ, दोनों मिला के याद कीजिए। जैसे राज्यों के विधानसभा होता है उसमें SC/ST का आरक्षण दिया गया। केंद्र में लोकसभा के SC/ST आरक्षण के बारे में बताया गया। 331 का रहा आंग्ल भारतीय, राष्ट्रपति 2 सदस्यों को चुनते हैं उसके बारे में। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय। जैसे में 331 देखिए आप 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय, 333 दो बढ़ा के राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय। 330 का रहा लोकसभा में SC/ST आरक्षण और 332 में विधानसभा में SC/ST आरक्षण। समझ गए? 330, 331, 332, 333 तीनों इंपॉर्टेंट है, आगे याद रखिएगा। 330 में हो गया लोकसभा में SC/ST का आरक्षण, 331 में हो गया आंग्ल भारतीय, 32 में विधानसभा में SC/ST और 333 में राज्य की विधानसभा आंग्ल भारतीय। 335 में सेवा और पदों में SC/ST का दावा। जैसे में कोई सरकार द्वारा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कोई वैकेंसी आती है, उसमें SC/ST के एक अलग पद दिया जाता है उसमें आरक्षण के तौर पर कि इतना पद SC/ST के ही होगा। समझ गए? आप 338 में SC आयोग, SC शेड्यूल कास्ट, इसका आयोग के बारे में देखिए। अनुच्छेद 338 से कम में ST आयोग, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट। अनुच्छेद 340 OBC आयोग। ये तीनों आयोग के बारे में बोला गया है। सबका आयोग का अध्यक्ष होता है, SC आयोग का अध्यक्ष, ST का अध्यक्ष और OBC का अध्यक्ष। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया, SC। और अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति, ST। समझ गए? ये सब जितना भी था 330 से लेकर 342 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। बोला अनुच्छेद 343 राज्यों के राजभाषा। अनुच्छेद 343 में राज्यों का राजभाषा, जैसे राज्यों का राजभाषा अपना हिंदी है, भारत का राजभाषा हिंदी है, संघ का राजभाषा बारे बनाया गया। 343 में संघ की राजभाषा। 345 में बोला राज्यों की राजभाषा, अपना अपना राज्य के राजभाषा होता है। जैसे केंद्र में तो राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और राज्यों का अपना अपना, जैसे तेलुगु में आंध्र प्रदेश में तेलुगु हो गया, तमिलनाडु में तमिल हो गया, बिहार में हिंदी हो गया, उसी तरह। लेकिन केंद्र में राजभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 343 के बताया गया। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपात। अनुच्छेद 345 में राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। 3 प्रकार के, जैसे में कोई बाहर आक्रमण अपने देश पर किया, जैसे में 1962 में चीन ने आक्रमण किया था तो राष्ट्रपति शासन लगाए थे। दूसरा में 1971 में पाकिस्तान ने अटैक किया था, उसमें राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात लगा था। तीसरा आपात 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी लगाए हुए थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात। और 356 में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगता है। और 356 राष्ट्रपति शासन, अगर कोई राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल हो रहा है, संवैधानिक तंत्र में
और कोई बहुमत अगर नहीं पुर रहा है, कोई या विफल हो रहे हैं, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहे हैं, उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलते हैं और राष्ट्रपति पूरे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 को निलंबन करना। जैसे में आपात स्थिति में जैसे अनुच्छेद मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों को और आपात में आ रहा है तो उस समय में राष्ट्रपति का अधिकार है कि अनुच्छेद 19 जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वह राष्ट्रपति निलंबन कर सकते हैं आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 358 के तहत। उस समय आप नहीं कर सकते कि हमको संविधान में बोला गया कि हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, उस समय में राष्ट्रपति भी करते हैं। और 307 में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात उस स्थिति में आता है जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो या आर्थिक, अभी तक भारत में ऐसा नहीं लगा है। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।